Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu analysis for 2nd of February 2026. बजट का एनालिसिस है ये पूरा जो बजट आया है कल पेश हुआ है। आज के हिंदू न्यूज़पेपर को अगर आप उठाएंगे तो सिर्फ बजट की खबरें हैं और हम कोशिश करेंगे कि बजट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में ना बताएं आपको, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि क्या, जैसे कस्टम ड्यूटी घटाई है, बढ़ाई है, तो कस्टम ड्यूटी क्या होती है, अगर केपेक्स बढ़ा है तो केपेक्स क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैसे अलग होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आए। नंबर्स तो सब याद कर सकते हैं, सब याद करवा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली न्यूज़, केपेक्स स्केल अप। अब आप देखें तो केपेक्स में पहला टर्म जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो चीज़ें होती हैं। देखो, नॉर्मली जैसे एक खर्चा गवर्नमेंट का होता है जो सैलरी देने के काम आता है, पेंशन देने के काम आता है, जिससे कुछ नया नहीं बनता है, बस पुराना जो काम हुआ है उसका पैसा पेमेंट होता है। तो ये जो इस तरह का खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, जो कुछ भी नया नहीं बनाता है। और दूसरा खर्चा जो होता है वो होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप का होता है, जैसे आपने कोई पोर्ट बना दिया, कोई ब्रिज बना दिया। अब ये एक तरीके से ऐसा खर्चा है जो आगे आपको फायदा देगा, जैसे कि ब्रिज अगर बन जाएगा तो ट्रांसपोर्ट में काम आएगा, उसमें जॉब बनेगी, जॉब मिलेगी, सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसा जो खर्चा होता है जो कुछ नया क्रिएट करे, जो कुछ नया इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रहे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो बजट में कोशिश यही की गई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। इस बार रिकॉर्ड 9th टाइम बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड 9th टाइम का बजट है, ये भी आपको याद रखना। देखो, 9th कंसेक्यूटिव बजट है, तो ये भी एक तरीके अपने आप में रिकॉर्ड ही है, तो ये आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा देखो, बजट ऑल्सो सेट्स अप कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट एट 12.2 लाख करोड़। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है वो इस बार 12.2 लाख करोड़ है, जो कि पहले जो टारगेट हुआ करता था वो 11.2 लाख था। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है, 1 लाख करोड़ के आसपास आपका टारगेट जो है वो इंक्रीज किया गया है। तो दैट इज़ वन गुड थिंग। बजट जब आप पढ़ेंगे तो बजट में इस बार 3 कर्तव्य लिखे हुए हैं। देयर आर 3 कर्तव्याज विच हैव बीन मेंशन्ड बाय निर्मला सीतारमण। तो ये देख लेते हैं कि करके, है ना, क्योंकि ये वैसे टर्म है जो पूछा जा सकता है। 3 कर्तव्य या 3 ड्यूटीज जो हैं वो मेंशन की गई हैं, जिसमें से पहली देखो लेगा, फर्स्ट कर्तव्य इज टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहला जो कर्तव्य है वो है एक्सेलरेट करना और सस्टेन करना इकोनॉमिक ग्रोथ को बाय इनहैंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस के माध्यम से ग्रोथ को एक्सेलरेट करना और मेंटेन करना। दूसरा देखो लिखा है, द सेकंड कर्तव्य शी एडेड बेसिकली वॉज टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन पीपल एंड टू बिल्ड देयर कैपेसिटी। भारतीय जो लोग हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, भारतीय जो लोग हैं उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना, उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल करना, ये दूसरा कर्तव्य है। एंड थर्ड कर्तव्य है दैट एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन एंड सेक्टर हैज एक्सेस टू रिसोर्सेज, एमिनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। तीसरा ये है कि हर फैमिली, हर कम्युनिटी, हर रीजन को एमिनिटीज मिले, रिसोर्सेज मिले एंड अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो मीनिंगफुली पार्टिसिपेट कर सके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के उसमें। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 कर्तव्याज, एंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको याद रहेगा ये। इसके अलावा देखो कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ, हालांकि आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे समरी टाइप से आई है तो मैं बता देता हूँ। देखो, वी नाउ प्रपोज टू सपोर्ट आर मिनरल रिच स्टेट। जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दे विल एस्टैब्लिश डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स टू प्रमोट माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ पर। And she also announced first of the new national waterways to be constructed in उड़ीसा। उड़ीसा में एक नया नेशनल वाटरवे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अनाउंस किया गया है। फर्स्ट नेशनल वाटरवे उड़ीसा में सेटअप किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखो, इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करेगा। इसके अलावा न्यू डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, फ्रीट कॉरिडोर मतलब जो आपका मालगाड़ी जाती है ना, तो उसको ले जाने के लिए अलग अलग रास्ता बनाया जाएगा। तो फ्रीट कॉरिडोर है जो कि दंकुनी वेस्ट बंगाल को सूरत गुजरात से कनेक्ट करेगा, मतलब वेस्ट बंगाल इधर साइड, ईस्ट साइड, और गुजरात पूरा वेस्टर्न साइड, दनकुनी इन वेस्ट बंगाल टू सूरत इन गुजरात कनेक्ट करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सेकंड है टैक्स डिवोल्यूशन फॉर स्टेट्स एट 41%। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लिख लो।
टैक्स डिवोल्यूशन की बात कौन करता है? तो फिनेंस कमीशन करता है, आर्टिकल 280 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत फिनेंस कमीशन हर 5 साल में बनाया जाता है। फाइनेंस कमीशन क्या करता है? प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस, मतलब टैक्स से जो मिलने वाला पैसा है वो कितना किस स्टेट को जाना चाहिए, ये डिसाइड करता है। तो 16th फाइनेंस कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया है और रिकमेंडेशन में बोला कि भाई 41% प्रोसीड जो है वो किसको जाने चाहिए? स्टेट्स को जाने चाहिए। 41% शेयर जो होना चाहिए वो स्टेट्स को जाना चाहिए। जैसा लास्ट फाइनेंस कमीशन ने बताया था वैसा ही बोला इन्होंने, ठीक है। और निर्मला सीतारमण जी ने बताया अपने बजट स्पीच में कि यस दैट डिवोल्यूशन ऑफ 41% हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और कुछ रुपए जो ग्रांट्स भी डिसाइड करता है, मतलब फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि कुछ जो रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको ग्रांट्स प्रोवाइड की जाए, तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि इस बार थोड़ा फॉर्मूला चेंज किया गया है ताकि जो सदर्न स्टेट्स हैं, जबकि जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका एलोकेशन कुछ बढ़ जाए, सदर्न स्टेट्स का एलोकेशन बढ़े, इस कारण से फॉर्मूले में ट्वीक किया गया है। अब फॉर्मूले में ये कौन से स्टेट्स का बढ़ेगा? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका, इनका एलोकेशन थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अब जो फॉर्मूला ट्वीक किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर साल क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिसको फाइनेंस कमीशन ध्यान में रखता है व्हेन दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो लिखा है 17.5% वेटेज रहेगा किस चीज़ का? स्टेट की पॉपुलेशन का। स्टेट की पॉपुलेशन का वेटेज बढ़ाया गया है। स्टेट पॉपुलेशन वेटेज हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 15% टू 17.5%। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। क्या किया गया है भाई? स्टेट की पॉपुलेशन का वेटेज बढ़ाया गया है। पहले 15% हुआ करता था, अब 17.5% रहेगा। दूसरा देखो लिखा है इट्स डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस नाउ सक्सेसफुली इट हैज़ मैनेज टू कंटेन द पॉपुलेशन, मतलब कि इसकी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब कि उसने कितना पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। तो इसका लोअर किया गया है वेटेज 10% फ्रॉम प्रीवियस 12.5%। पहले 12.5% था डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का, अब 10% कर दिया गया है। एरिया ऑफ द स्टेट का 10% वेटेज रखा गया है। पहले ये 15% हुआ करता था, 15% पहले था, अब 10% हो गया है। एरिया ऑफ द स्टेट की, एरिया के स्टेट का कितना है। फॉरेस्ट कवर को बेसिकली 10% वेटेज रखा गया है, पहले भी 10% रहा करता था। नाउ सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वो पर कैपिटा जीएसडीपी डिफरेंस को रखा गया है, कि मतलब जो स्टेट का एवरेज पर कैपिटा है एंड स्टेट विद द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, मतलब जो स्टेट का पर कैपिटा इनकम है और हाईएस्ट जो है स्टेट का पर कैपिटा इनकम, उससे कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है, 42.5% कर दिया गया है, डाउन फ्रॉम 45% अर्लियर। पहले 45% था लेकिन अब 42.5% है, बट अभी भी सबसे ज़्यादा यही वेटेज है, कि मतलब जो जीएसडीपी का डिफरेंस है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पर कैपिटा, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है टॉप और बॉटम, टॉप और उस स्टेट में। तो ये आपको याद रखना है, ये 4-5 जो कंपोनेंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, बेसिकली ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, वैसे रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे इन द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। नाम याद रखना, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। और रेयर अर्थ कॉरिडोर टू प्रमोट द माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस जो है उसको खत्म करने के लिए और इन स्टेट्स में इसको आगे बढ़ाने के लिए। कस्टम प्रोसीजर्स टू गेट सिंपलर, कस्टम प्रोसीजर्स को सिंपल किया जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, क्लियरेंसेस को एंड ऑल को सिंगल विंडो क्लियरेंस करने की कोशिश की जा रही है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो, ईज ऑफ डूइंग ट्रांसपोर्ट, ट्रेड भी हो, ये सारी चीज़ें हैं। बट लेकिन आपको पता होना चाहिए कस्टम होता क्या है, कस्टम ड्यूटी या ये सब क्या होता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, इंडिया का जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर जब क्रॉस होता है, मतलब इंडिया से अगर कोई चीज़ अमेरिका जा रही है या अमेरिका से कोई चीज़ इंडिया आ रही है, तो बीच में जो लगने वाली टैक्सेशन है उनको ड्यूटी कहा जाता है, ठीक है ना। इनको क्या कहा जाता है? कस्टम ड्यूटी कहा जाता है, ठीक है। 2 तरीके की हो सकती है, कि इंपोर्ट ड्यूटी होती है, जब इंपोर्ट कोई चीज़ आप कर रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और एक्सपोर्ट कोई चीज़ कर रहे हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ें होंगे, इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो किस में लगती है? इंपोर्ट्स पे लगती है। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो लगती है किस पे लगती है? इंपोर्ट्स पे, नॉर्मल, है ना। इंपोर्ट ड्यूटी का ही कहना चाहिए, एक पार्ट है बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना। ये आप याद रख सकते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ओनली, इंपोर्ट का ही पार्ट है, ठीक है। तो
अब जैसे उन्होंने बोला कि भाई कस्टम ड्यूटी चेंज किए जा रहे हैं, तो क्रिटिकल मिनरल्स में पहले 2.5% था, तो अब नील कर दिया गया है। क्रिटिकल मिनरल मोनाजाइट में, रिन्यूएबल एनर्जी में भी नील कर दिया गया है ना। ये सब आप देख सकते हैं अलग अलग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एसटीटी को बढ़ा दिया गया है। एसटीटी क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को रेज कर दिया गया है 150% फॉर एफ एंड ओ। फ्यूचर एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है, फ्यूचर के लिए 150% है और ऑप्शंस के लिए 50% है, ठीक है ना। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एफ एंड ओ जो ट्रेडिंग होती है सेंसेक्स में, शेयर मार्केट में, उसमें 150% का फ्यूचर्स में इंक्रीज किया गया है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस। एंड जो आपका ऑप्शन है उसमें 50% का इंक्रीज किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। इस कारण से ही कल का शेयर मार्केट अगर आप देखो तो 2% से ज्यादा गिर गया था बिकॉज ऑफ दिस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता क्या है, याद रखना सिक्योरिटी का मतलब ही होता है आपका शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें। तो ये जो शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स जब आप ट्रेड करते हो तो सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन का जो टैक्स है, मतलब कि आपने कोई चीज़ खरीदी या बेची, मतलब शेयर आपने खरीदे या बेचे, तो उसमें लगने वाला जो टैक्स है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट करता है ऑन द परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज, जिसमें कि इक्विटी, शेयर, फ्यूचर, ऑप्शंस, ये सब चीज़ें आती हैं स्टॉक एक्सचेंज में। इनको हम बोलते हैं एसटीटी, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स है और इसके ऊपर लगता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। न्यू आईटी एक्ट टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो निर्मला सीतारमण जी ने ये भी बताया कि जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है ये इफेक्ट पे आएगा 1 अप्रैल 2026 से, है ना। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। और पुराना जो हमारा एक्ट है वो 1961 का, इनकम टैक्स एक्ट कब का है? पुराना 1961 का है। तो ये काफ़ी पुराने एक्ट को हम रिमूव करने वाले हैं। एंड ऑब्जेक्टिव है कि डायरेक्ट टैक्स लॉ को ल्यूसिड, कंसाइज, ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड बनाया जाए, ताकि लेमैन भी चाहे तो अपने आप वो चीज़ कर सके, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही है ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। ये भी बजट में अनाउंस किया गया कि हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत विल बी सेटअप, जो कि ये डिसाइड करेगी कि किस तरीके से लेंडिंग होगी। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई पब्लिक बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन ना कर दिया जाए, है ना। जो क्रिटिक्स उनका ये भी कहना है कि ऐसा ना हो कि पब्लिक बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो जो प्राइवेट बैंक है उनका मोटिव केवल प्रॉफिट ही है ना। और जो पब्लिक बैंकिंग है वो थोड़ा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और ये सारी चीज़ें रूरल क्रेडिट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ये सारी चीज़ें इंपैक्ट ना हो जाए, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। ये देखो मैंने आपको बताया था कि मार्केट कल डिप हुआ, तो देखो मार्केट डिप 2% एट सीतारमण इंक्रीजेस द एसटीटी ऑन द डेरिवेटिव्स। ये मैंने कल आपको बता दिया, अभी बता दिया। लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर एंड एमएसएमईज टू गेट 2 न्यू स्कीम्स। तो यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसमें एलोकेशन बढ़ा हुआ देखा गया है, 25% का एलोकेशन बढ़ाया गया है करंट फाइनेंशियल ईयर से। एंड इसके अलावा जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसमें डबल किया गया है एलोकेशन, एमएसएमई सेक्टर में डबल एंड टेक्सटाइल सेक्टर में ऑलमोस्ट 25% का जंप देखना गया है। स्कीम फॉर एनहांसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट वुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई वैल्यू एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट। तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम फॉर एनहांसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट जो है ये बनाया जाएगा ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स दैट विल इंक्लूड स्पेशल प्रोग्राम टू प्रमोट स्पोर्ट्स गुड। स्पोर्ट्स गुड्स को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम किया है, नेशनल फाइबर स्कीम फॉर मैन मेड फाइबर, सिल्क, वूल एक्सेट्रा, है ना। नेशनल मैन मेड फाइबर स्कीम है बेसिकली, ये भी याद रखना। इसके अलावा नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम वुड इंश्योर टारगेटेड सपोर्ट फॉर वीवर्स एंड आर्टिजन्स। तो वीवर्स और आर्टिजन्स को सपोर्ट मिल सके इस कारण से नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम भी रखा गया है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। 10,000 करोड़ डोसेज फॉर बायोफार्मा। अब इसमें 2 चीज़ें बहुत अच्छी आपको सीखने को मिलेंगी, एक है बायोसिमिलर्स और एक है बायोलॉजिक्स। देखो लिखा ना बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट इनिशिएट करेगा, बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम, जिसमें 2 चीजें हैं देखो, बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स। तो क्या है ये बायोलॉजिक्स एंड क्या है बायोसिमिलर वो बता दूं।
देखो बायोलॉजिक्स मतलब कि एक एडवांस्ड मेडिसिन है फ्रॉम लिविंग सेल, इट इज़ ए एडवांस्ड मेडिसिन फ्रॉम लिविंग सेल। ये ओरिजिनल होता है, मतलब कॉपी नहीं होता, ये ओरिजिनल किसी ने बनाया होता है। एक मेडिसिन जैसे मान लो पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल केमिकल से बनता है ना, वैसे ही पैरासीटामॉल जैसी एक ऐसी दवाई बना दी जाए जो लिविंग सेल से बन रही हो, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नीचे लिखा है, रेगुलर मेडिसिन लाइक पैरासीटामॉल आर मेड यूजिंग केमिकल्स, बायोलॉजिक्स आर मेड यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ईस्ट, एनिमल सेल्स इनका, ठीक है। दूसरा जैसे बायोसिमिलर्स हैं, बायोसिमिलर्स आर सेफ अप्रूव्ड कॉपीज ऑफ द बायोलॉजिक्स, है ना। तो बायोलॉजिक्स की जो कॉपीज होती हैं उनको हम बायोसिमिलर्स बोलते हैं। दे आर सेफ अप्रूव्ड कॉपीज ऑफ बायोलॉजिक्स, मतलब ओरिजिनल बायोलॉजिक कंपोनेंट होता है, मान लो एक्सपायर हो रहा हो या बहुत महंगा हो तो उसके कुछ कॉपी प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, और अदर कॉपीज कंपनीज कैन मेक सिमिलर वर्जन्स, है ना। तो बायोलॉजिक्स ये आपको याद रखना है, बायोलॉजिक्स भी लिविंग सेल से बनता है एंड बायोसिमिलर भी लिविंग सेल से बनता है, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर सिमिलर, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बजट इग्नोर्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। अब इसका इसलिए कहा गया क्योंकि लेबर मिनिस्ट्री का जो एलोकेशन है वो अनचेंज रखा गया है। लेबर मिनिस्ट्री का जो पहले था वही अभी है, तो उन्होंने कहा भाई अनएम्प्लॉयमेंट पे आपने ध्यान नहीं दिया है। ट्रेड यूनियंस का ये कहना है कि आप भैया एलोकेशन बढ़ाना चाहिए था, अदरवाइज आप ट्रेड यूनियन मतलब सोशल सिक्योरिटी पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। कोई प्रोविजन नहीं है इक्वल अपॉर्चुनिटी का, ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। न्यू रूरल जॉब स्कीम गेट्स ओवर 95,000 करोड़। अब ये जो बात है ये चल रही है वीबीजी राम जी जो आपका एक्ट है, भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसका एलोकेशन बढ़ाया गया है। मनरेगा को अभी भी 30,000 करोड़ दिया गया है ताकि जो लास्ट के जो बचे हुए पैसे हैं वो सब चुका दें और इसके बाद स्कीम बंद हो जाएगी। और 6 महीने दिए गए हैं बाकी स्टेट्स को कि जैसे ही ये एक्ट आता है, मतलब अभी तो चूंकि स्कीम उसमें नहीं है, एलोकेट नहीं की गई है वीबीजी राम जी, तो जैसे ही इसको नोटिफाई किया जाएगा उसके बाद 6 महीने मिलेंगे स्टेट्स को कि वीबीजी राम जी को अपने स्टेट्स में आप लागू करिए, उसके जो भी वर्जन आप कर सकते हैं। 125 दिनों का एम्प्लॉयमेंट देना है। हालांकि कई लोगों ने कहा है कि जो एलोकेशन किया गया है वो 125 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए कम है, क्योंकि आपने लगभग 90-95 हज़ार करोड़ दिया, जिसमें से 30,000 करोड़ तो मनरेगा का ही है। तो ऐसे में आपको जहां 2 लाख करोड़ देना चाहिए थे, 2.3 लाख करोड़ वर नीडेड, है ना। तो जहां 2.3 लाख करोड़ चाहिए थे वहां पे आपने केवल 60,000 करोड़ के आसपास दिया है। तो दैट इज द थिंग जो ऑथर ने कहा है कि 125 दिन का रोजगार आप देंगे कैसे जो प्रेजेंट लोग हैं। तो ऑब्वियसली बात है, मतलब नंबर ऑफ पीपल विल डिक्रीज, दैट इज समथिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल। डिफेंस मिनिस्ट्री का एलोकेशन सबसे ज्यादा रखा गया है, सबसे ज्यादा बढ़ाया भी गया है डिफेंस मिनिस्ट्री का, तो आपको याद रखना है। सेंसस के लिए 6,000 करोड़ दिए गए हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का बढ़ा है। स्पोर्ट्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाएगी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एलोकेशन फॉर साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि नोडल बॉडी है फॉर कंडक्ट ऑफ नेशनल कैंप्स एंड लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स फॉर एथलीट्स ट्रेनिंग एंड ऑल। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसका एलोकेशन बढ़ाया गया है। 880 करोड़ पहले था, अब 917.38 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज बजट हैज रिड्यूस्ड, है ना, याद रखिएगा। नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी एंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का बजट रिड्यूस किया गया है फ्रॉम 28 करोड़ टू 23 करोड़, 5 करोड़ घटा दिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे देखें और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। ICGS यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बजट एलोकेशन बढ़ाया गया है। ICGS में क्या होता है, बेसिकली अलग अलग जो पिलर्स हैं क्रिमिनल जस्टिस के, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट, जेल एंड ऑल, इन सबको ऐड जोड़ा जाता है, डेटा ट्रांसफर किया जाता है एक दूसरे के साथ। बूस्टर शॉट फॉर एजुकेशन एंड स्किलिंग। अब ये देख लेते हैं, एजुकेशन स्किलिंग के लिए बूस्टर शॉट दिया गया है, जैसे कि जिसमें 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाई जाएंगी नियर मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिकल कॉरिडोर्स। इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिकल कॉरिडोर्स के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी। उसमें गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर गर्ल्स इन द स्टेम एजुकेशन। हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमिटी विल फोकस ऑन सर्विस सेक्टर एज अ कोर ड्राइवर फॉर विकसित भारत। तो सर्विस सेक्टर पे फोकस किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है आप लोग को। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देख लेते हैं। यहाँ
दिव्यांगजनों के लिए 2 स्कीम्स लाई गई हैं, दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना फॉर एम्पावरिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड्स, ये भी बनाया जाएगा, एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड्स, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रख सकते हैं। जल जीवन मिशन, ठीक है। रेयर अर्थ कॉरिडोर जो है टू कट चाइना इंपोर्ट, चाइना के इंपोर्ट को हटाने के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं, है ना। एक प्रोमेथियम नाम का क्रिटिकल कंपोनेंट है जो हमने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है और मिनरलेबल क्वांटिटीज़ में नहीं होता, इसलिए हम प्रोमेथियम हमने हटा दिया है, ठीक है। अपना जो ये है 20,000 करोड़ हमने कार्बन कैप्चर स्टोरेज स्कीम के लिए रखा है, CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज स्कीम। देखो इसमें 3 शब्द हैं, कार्बन एक तो कैप्चर होता है, देन उसका यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, है ना। मतलब कि क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको एक तो आप पहले यूज़ करते हो, कैप्चर करते हो, पकड़ते हो, फिर उसको यूटिलाइज भी कर सकते हो कहीं पे अगर आपको यूज़ करना है तो, और उसको स्टोर करते हो, मतलब कि बाहर नहीं छोड़ते हैं। तो आप एक तरीके से एक स्कीम है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए भी, प्लस कार्बन न्यूट्रल होने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो लिखा है CCUS रिफर्स टू अ सूट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट कैप्चर द कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम CO2 इमिशन करते हैं उनको कैप्चर करते हैं फ्रॉम लार्ज पॉइंट सोर्सेज जैसे कि पावर प्लांट, स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, रिफाइनरीज, एंड आइदर यूज दैट CO2 एज एन इनपुट, या तो फिर हम उस CO2 को फिर यूज करते हैं किसी और इंडस्ट्री में, या फिर उसको स्टोर करते हैं इन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन है उनमें फिर हम इसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 नए रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7 नए रेल कॉरिडोर्स, और बहुत अच्छी चीज़ भी है। इसमें आपको याद रखना है मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, ये 7 हाई स्पीड रेलवे चलाई जाएंगी। मुंबई पुणे का डिस्टेंस सोचो 45 मिनट का बचेगा, जो अभी करंटली 3 घंटे के आसपास है, 3 साढ़े 3 घंटे का, वो 45 मिनट का बचेगा। पुणे हैदराबाद आप 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे, और हैदराबाद से बेंगलुरु आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे, हैदराबाद से चेन्नई बहुत कम टाइम में पहुंच जाओगे। बहुत अच्छी चीज़ है ये जो कि की गई है, देखते हैं किस तरीके से लागू होती है, बट दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा बूस्ट करना है टूरिज्म नॉर्थ ईस्ट में, तो इसके लिए उन्होंने प्रपोज की स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट इन द रीजन, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा रहेगा। तो बुद्धिस्ट सर्किट इन स्टेट्स में किया जाएगा, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखेगा। फिर कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स का डेवलपमेंट है, जैसे धौलावीरा, लोथल, रखीगढ़ी, आदि चल्लानूर, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस, एंड दे विल बी डेवलप्ड इनटू वाइब्रेंट एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशंस एंड ऑल, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, याद रखना है इसको। देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या आर्टिकल। तो आज वर्ल्ड वेटलैंड डे है, 2 फरवरी। क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे को, ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्यों वर्ल्ड वेटलैंड डे आज मनाया जाता है। इसके अलावा आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदल करके गुरु रविदास जी के ऊपर श्री गुरु रविदास जी रखा गया है। आदमपुर एयरपोर्ट कहाँ पर है, पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसका नाम गुरु रविदास रखा है। रविदास जयंती थी भी कल, तो इस कारण से शायद किया गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। I hope you got clarity. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day. Thank you.